हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया गया था। तो लाइव में क्या है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये क्या है, पीपीटियाँ हैंग होने लग गई थी। और जो मैंने पीपीटी बनाई थी, बाद में वो पीपीटी भी अपने आप करप्ट हो गई। तो अब क्या है, मैं आपको वापस से पढ़ा रहा हूँ, पर वो वाली पीपीटी नहीं मिलेंगी जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्लास 2 है आपकी ओशियंस की। ओशियंस की नहीं है, मतलब क्लास 1 में हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओशियन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज क्या है, क्लास 2 है, फिर कल क्लास 3 आएगी, तो ये तो चलती रहेगी। और इनके जो नाम है उनमें अपडेट होता रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है आपको पता ही होगा, तो ये पढ़ लेना एक बार, राजस्थान में क्या क्या पूछा जाएगा। और यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा रहा है, जैसे ओशियंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लोबल विंड सिस्टम, एनवायरमेंटल इशूज एंड स्ट्रेटजीज, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। तो ये वाले टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। और फिर इंडियन ज्योग्राफी से फिजिकल फीचर्स, मॉनसून सिस्टम, ड्रेनेज, वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इतने टॉपिक आपसे ये पूछे जाएंगे, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो पेपर है 100 क्वेश्चन को आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो अब आ जाइए, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ओशियंस। तो देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा ओशियन है, समुद्री तल है, मान लीजिए ये वाला है ना, अगर अंतरिक्ष में जैसे आई एस एस जानते हैं क्या होता है, बताइए। इंडियन इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या इंडियन स्पेस स्टेशन है, हम बनाने की बात कर रहे हैं, पर अभी हमारे पास है नहीं हमारा खुद का। तो यहाँ आईएसएस पे हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट पहुंचे, उनका नाम बताइए। शुक्ला, क्या नाम है बताइए, पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने उनसे पूछा कि हमारा भारत देश कैसा दिखता है। और जब यहाँ पर इंदिरा गांधी जी पीएम थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा पीएम थी, तो यहाँ राकेश शर्मा मून पे गए थे, चांद पर। तो उन्होंने पूछा था कि हमारा वहां से भारत कैसे दिखता है। तो दोनों ने कहा था कि हमारा भारत बहुत सुंदर दिखता है, दोनों ने यही कहा है, बहुत सुंदर दिखता है, दिखने में बहुत बड़ा विशाल लार्ज दिखता है। परंतु इसके साथ साथ अगर हमारी धरती को यहाँ से देखते हैं ऊपर से, तो वो कैसी दिखती है, वो दिखती है ब्लू कलर की, कैसी दिखती है, नीली। इसीलिए हम हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लानेट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आ जाइए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं महासागर। तो देखो, महासागर जो है ये टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे जलीय चक्र और समुद्री उच्चावच, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है महासागर के। तो इनके बिना हम महासागर को नहीं समझ सकते, तो हमें ये समझने पड़ेंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है महासागर की। इंग्लिश में बोले तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलेंगे, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है एक बार में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड सबमरीन रिलीफ्स, तो यहाँ आज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बाकी की चीजें पढ़ेंगे। तो आज ही बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर, जब हम ऊपर से हमारी प्लानट को देखेंगे, तो हमारी प्लानट कैसे दिखाई दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी, और इसीलिए हमारी प्लानट को क्या बोल देते हैं, ब्लू प्लानट बोलते हैं। ये पूरा आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है क्या। तो देखो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो ओशियन है, इससे पानी क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वाटर वेपर, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ऊपर जाकर यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा, कंडेंसेट होगा, सेचुरेशन लेवल तक पहुंचेगा। और उसके बाद में ये पानी क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा, यहाँ पर वापस से क्या होगा, बरसात के माध्यम से, या फिर ड्रिजलिंग के माध्यम से, या फिर हल्की जो बूंदें होती हैं, बौछारें होती हैं, या स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, किसी भी माध्यम से ये वापस जमीन पे आएगा, गिरेगा, पानी को यहाँ पर जमीन को क्या करेगा, वापस से पानी में भर देगा। ये पानी क्या करेगा, बहकर वापस समुद्र में चला जाएगा। तो ये एक वाटर साइकिल है, जिसको क्या बोला गया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला गया है। तो यहाँ पर पूरे इस चार्ट के अंदर यही चीज बताई गई है, और ऊपर पूरे इस डेटा के अंदर भी यही सब लिखा हुआ है कि पानी किस तरीके से इवेपोरेट करता है। तो पानी क्या है, यहाँ से इवेपोरेट करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेट होगा। ये जो सन है, सन से क्या होता है, पानी गर्मी आती है, गर्मी से क्या होता है, पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद में भाप बनता है, वाष्प होता है, ठीक है। वाष्पीकरण बोलते हैं ना, वेपोराइजेशन होना। तो वेपर में कन्वर्ट होकर वापिस ही क्या ऊपर की तरफ जाएगा, वहां पर एक सेचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगा, वहां पे जाकर इकट्ठा होने लगेगा, और वही हमें बादल के रूप में दिखने लगता है। और जब ये बादल क्या होते हैं, सेचुरेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर प्रिसिपिटेशन चालू हो जाती है, बरसात चालू हो जाती है। और बरसात से क्या होता है, ये जो पहाड़ों से होते हुए, नदियों से होते हुए, ये पानी वापस से हमारे समुद्र में जाके मिल जाता है। तो यही पूरा एक चक्रण है, जिसे हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में समझते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर इस बुक के अंदर ये बताया गया है
कि भैया ये जो वाटर साइकिल है इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या-क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के नाम दिए गए हैं और कुछ प्रोसेस के नाम दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए वाटर स्टोरेज इन ओशन, तो ओशन में जो पानी स्टोरेज है उसको ऊपर तक ले जाने के लिए क्या-क्या कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो उसमें पहला काम करता है इवेपोरेशन, पानी का क्या है वाष्पीकरण करना, वेपराइजेशन करना और वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा। फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है? तो इवेपो ट्रांसपिरेशन में क्या-क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, क्या मतलब होता है? कई बार पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ऑल द प्रोसेस, सभी वो प्रोसेस जिससे क्या होता है जमीन का पानी इवेपोरेट होके, है ना, इवेपोरेट होके ऊपर जाके बादल में फॉर्म करता है, कंडेंसेशन प्रोसेस में अपना योगदान देता है, तो वो क्या बोलते हैं इवेपोर ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है इवेपोरेशन, तो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए जो हमारी नदियां हो गई, जो हमारे लेक्स हो गए, जो पॉन्ड्स हो गए, जो ओशन हो गया, वहां से पानी इवेपोरेट होता है तो उसे इवेपोरेशन बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन किसे बोला जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पेड़ पौधे हो गए, फूल पत्तियां हो गई, तो उनसे जो पानी इवेपोरेट होता है और ऊपर जाके कंडेंसेशन में अपना योगदान देता है, तो वो ट्रांसपिरेशन में काम होता है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला दिया, जितने भी मेथड है जहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है वो सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है? फिर सब्लिमेशन क्या होता है? देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आपके पास में कोई सॉलिड है, ठीक है? अब आप उस सॉलिड मतलब आइस क्यूब मान लीजिए, ठीक है? आइस क्यूब क्या होगी? ये पिघलेगी, तो पिघलने के बाद किसमें बनेगी? लिक्विड में, ठीक है? लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर ये सीधे ही गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मान लीजिए। तो हमने क्या कहा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, तो उसे ही सब्लिमेशन कहा जाता है। जब भी कोई ठोस पदार्थ सीधे ही बिना लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हुए गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोला जाता है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? सब्लिमेशन किसे बोला जाता है? अब वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होगा? पानी ऊपर चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। तो ये भी ओशियन वाटर से जा सकता है। वाटर इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से पानी किस-किस माध्यम से जाता है? कंडेंसेट होके, प्रेसिपिटेशन होके, ठीक है? फिर तीसरा है वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो। अगर मान लीजिए आइस या स्नो में वाटर स्टोर है, तो वो क्या करेगा? रन ऑफ होगा स्ट्रीम्स के माध्यम से, स्नो मेल्ट होगी और वो पानी क्या करेगा? समुद्र में जाके मिल जाएगा, फिर वो वापस से वो इवेपोरेट होके वहाँ पे पहुँच जाएगा। सरफेस रन ऑफ में क्या होगा? सरफेस में जो फ्रेश वाटर रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो वहाँ से पानी इवेपोरेट हो के वहाँ ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक माध्यम हो सकता है, ठीक है? ग्राउंड वाटर स्टोरेज का पानी भी क्या करता है? डिस्चार्ज होता है, हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वापस उसे बहा देते हैं और वो पानी इवेपोरेट होके आकाश गंगा में, बादलों में पहुँच जाता है, ठीक है? तो ये सारे प्रोसेस बताए गए, ये कंपोनेंट्स बताए गए, किस-किस माध्यम से ये हाइड्रो लॉजिकल साइकिल काम करती है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, ठीक है? अब देखो फिर यहाँ पे बताया गया है अबाउट 71% ऑफ द प्लानेटरी वाटर, जो हमारे 71% जो हमारे प्लानेट पे पानी पाया जाता है वो कहाँ मिलता है? ओशियंस में मिलता है। इसके अलावा जितना भी हमें पानी मिलता है फ्रेश वाटर में, ग्लेशियर्स, आइस केप्स, ग्राउंड वाटर सोर्सेज, लेक, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्टीम्स, है ना, इनमें हमें देखने को मिलता है। चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ आपको ये। एक्चुअली क्या हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी तो फायदा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने जलीय चक्रण के बारे में समझा, इसमें हमने वाष्पीकरण बताया, फिर अपन ने सघनन कंडेंसेशन की बात बताई, फिर सघनन से वापस ये क्या हो रहा है? वर्षण हो रहा है, पानी जमीन पे आ रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नाम हिंदी में बोल दिया है। नाम इनको हिंदी में पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है? कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपके पढ़े होना जरूरी है। देखो पृथ्वी पर पाए जाने वाला लगभग कितना 71% भाग महासागरों में पाया जाता है, और शेष जल ताजे जल के रूप में हिम नदियों, हिम टोपियों, भूमिगत जल, झीलें, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिता में, जीवों में संग्रहित होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भैया हमें 71% पानी तो हमें कहाँ मिल रहा है? समुद्रों से मिल जा रहा है। बाकी जो पानी है वो इन चीज़ों में सम्मिलित रहता है। फिर धरती पर जब बरसात होती है, तो धरती पर जो आने वाला पानी होता है उसका 59% पानी वापस से वायुमंडल में चला जाता है। कैसे जाता है? महासागरों में अन्य स्थानों से वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा, इवोपोरेशन के माध्यम से वापस से 59% पानी वापस से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है वाष्पीकरण होकर। ये वाली बात बता रहा है, ठीक है? फिर इसमें ये बताया गया है कि मतलब पूरी चीज़ें यही बता रहे हैं किस तरीके से वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, कहाँ क्या-क्या मिलता है, और जो हमारे भूगोलविद हैं, ज्योग्राफर्स हैं, उन्होंने हमारे जो ओशियंस हैं उनको 5 भागों में बाँटा। देखो, भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग जो सब ओशियनिक पार्ट है उसको 5 महासागरों में विभक्त किया है। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आ जाओ इनको दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो कॉन्टिनेंट्स, ये मैंने कॉन्टिनेंट्स लगाए हैं पर इसमें ओशियन भी आपको देखने को मिलेंगे। 7 कॉन्टिनेंट्स हमने बात करी थी, बताइए जल्दी से कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और हम करते हैं आपके ओशियंस। पहला हो जाएगा पैसिफिक ओशन, दूसरा हो जाएगा अटलांटिक ओशन,
तीसरा हो जाएगा इंडियन ओशन। ये 3 ओशन आपको अच्छे से याद रखना है। चौथा ओशन हो जाएगा आर्टिक ओशन और 5वां हो जाएगा एंटार्क्टिका ओशन। ये 5 ओशन है टोटल मिला के। इन 5 ओशियंस के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर महासागरीय अर्धस्थल का भूभाग भाग समुद्री तल के नीचे करीब करीब 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। जो हमारा जो सरफेस ओशियन है, मतलब वाटर लेवल दिखाई देगा, उसके नीचे हमें 3 से 6 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमें जो ओशियन फ्लोर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अर्थात महासागरीय अर्धस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरीय की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। सबसे गहरे गर्त देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं। उबड़ खाबड़ यहाँ पे हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं। महासागर महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह यहाँ लक्षण भी विवर्तनिकी, ज्वालामुखी निक्षेप की क्रियाओं से ये सब बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये टेक्टोनिक्स, ये विवर्तन क्या होता है, टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी, वॉल्केनिक निक्षेप मतलब डिपोजिशन से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में वापस से बता देता हूँ आपको। देखो, टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक्स एंड द डिपोजिशनल प्रोसेस से हमें यहाँ पर अलग अलग फीचर्स, लैंडफॉर्म्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं डिविजन्स ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर को कितने भागों में बांटा गया। तो देखो, ओशन फ्लोर को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला हो जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा हो जाता है यहाँ पर द कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर तीसरा हो जाता है डीप सी प्लेन्स। समुद्र तल में हमें डीप सी प्लेन्स देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट होता है ओशनिक डीप्स। तो इन सब चीज़ों की हम यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें बहुत अन्य माइनर फीचर्स, ये तो हमारे मेजर्स हो गए, मेजर ओशनिक डिविजन्स हो गए। फिर हमें यहाँ पे माइनर रिलीफ्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओशियन फ्लोर्स लाइक रिजेस देखने को मिलती हैं, हिल्स देखने को मिलते हैं, सी माउंट्स देखने को मिलते हैं, ग्योर्ड्स देखने को मिलते हैं, ट्रेंचेस देखने को मिलती है, कैनियन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर मैप में आपको ये दिखाएंगे। देखो यहाँ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले तो वो भी समझ लो। देखो, हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं, महासागरीय अधस्थल अधस्थल का विभाजन। तो इनको 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गभीर, ठीक है। तो इनके अलावा यहाँ पर जो छोटे छोटे हमें उच्चावच देखने को मिलते हैं, तो वो कौन कौन से, कटके हैं, पहाड़ियाँ हैं, समुद्री टीला है, निगमन द्वीप है, खाइयाँ हैं, खड्डा है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, महाद्वीप के शेल्फ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, है ना। अब देखो, 0 से लेके यहाँ पर 100 से पहले ही होगा, तो यहाँ क्या होगा, 80 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर तक हमें ये क्या मिलती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती है यहाँ तक। अगर हम इसको मार्क करें यहाँ पर, तो ये सारी क्या हो गई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट हो गया ये सारा, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक हमें यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिल रही है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसमें क्या होता है, हमें 1 डिग्री, 1 डिग्री और लेस, ठीक है। तो लेस देन 1 डिग्री और इससे भी कम यहाँ पर हमें इसमें स्लोप देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल स्लोप की, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, यहाँ पे हमें 2 से लेके 5 डिग्री का स्लोप देखने को मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्लोप भी होता है इसमें, है ना। इसमें क्या होता है, हमें कैनियंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कॉन्टिनेंटल राइस की, या कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स की, या कॉन्टिनेंटल लेवल्स की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला, फिर उसके बाद में वापस हमें खाई देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पर जो समुद्री तल है उसके फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाओ, मैं इसके बारे में आपको पढ़ के भी बताता हूँ। देखो, महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता कितनी, 1 डिग्री या उससे कम होती है। जो इसमें स्लोप होता है वो 1 डिग्री या उससे कम देखने को यहाँ पे मिलेगा हमें। इसको याद कर लें, ठीक है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर जाकर समाप्त होता है। वहां से क्या चालू हो जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप चालू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई महासागरों से, दूसरे महासागरों से भिन्न होती है। और महासागरीय शेल्फ की औसत औसत कितनी बताई मैंने आपको, एवरेज
एवरेज चौड़ाई बताई है 80 किलोमीटर बताई है एवरेज, ठीक है, कहीं छोटी भी हो सकती है, कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, पर एवरेज होती है 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ सेल्फ नहीं होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे चिली का जो तट है या सुमात्रा के जो तट है, यहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेल्फ नहीं देखने को मिलते, स्लोप क्या सेल्फ। तो ये जो हो गया चिली का तट हो गया, ये सुमात्रन आइलैंड हो गया, तो यहाँ पर हमें सेल्फ नहीं देखने को मिले, ठीक है, सेल्फ यहाँ पे मिसिंग है दोनों तरफ, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर हमें मतलब एग्जाम्पल भी याद रखना है, चिली और समुद्र के पश्चिमी तट इत्यादि पर इसके विपरीत आर्टिक महासागर के साइबेरियन सेल्फ, विश्व की सबसे बड़ी चौड़ाई 1500 किलोमीटर सेल्फ होती है। तो साइबेरियन जो तट है, साइबेरिया कहाँ मिलेगा, यहाँ ऊपर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो 1500 किलोमीटर व 1500 किलोमीटर की यहाँ पर हमें सेल्फ देखने को मिलती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में ये 30 मीटर और कुछ मित्रों में 600 मीटर गहराई तक ये देखने को हमें मिल सकती है। तो 30 मीटर से लेकर 600 मीटर तक की इनकी हमें गहराई देखने को मिल सकती है, डेप्थ देखने को मिल सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इनके जो ये पॉइंट है जिनको गोली कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको याद रख लें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। महाद्वीपीय शैल पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है, और यह अवसाद भूमि से नदियां, हिमनदियों, पवनों द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसादी जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो महाद्वीपीय शेल्फ है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फॉसिल्स के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया फॉसिल्स के डिपॉजिट हमें ओशियन में कहाँ तक देखने को मिलेंगे, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये रिच सोर्स क्या है, फॉसिल्स के डिपॉजिट्स का रिसोर्स है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मार्कर है। फॉसिल फ्यूल कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलते हैं हमें, इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि तो यहाँ इंग्लिश में भी आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, 80 किलोमीटर तक एवरेज इसकी विड्थ हमें देखने को मिलती है, और हमें इसका जो स्ट्रेच है साइबेरियन शेल्फ का, वो 1500 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। 30 मीटर से लेकर 600 मीटर तक की इसकी हमें डेप्थ देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो पानी है, ग्लेशियर्स, रिवर्स, वेंट्स, अदर फॉर्म से यहाँ पर पानी आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड की, तो यहाँ पर है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, अभी पढ़ा बताया मैंने आपको, ठीक है। महाद्वीपीय ढाल क्या बोला जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप को महाद्वीपीय ढाल बोला जाएगा। तो महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है, अभी अपन ने बात करी थी। महाद्वीपीय ढाल किसको जोड़ रही है, महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय बेसिन को जोड़ रही है, यहाँ ये बेसिन हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ खत्म हो जाता है। और ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता कितनी होती है, 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 से लेकर 3000 मीटर तक, मतलब 3 किलोमीटर तक का नीचे डेप्थ आपको देखने को मिलती है। यहाँ 2 किलोमीटर दिखाया है, पर यहाँ पे 3 किलोमीटर तक आपको ये डेप्थ देखने को मिल सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 2 किलोमीटर दिखा रहा है ना, ये 2 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर, मतलब ये नीचे तक देखने को मिल सकती है। ढाल का किनारा महाद्वीप के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश को कैनियन, गंभीर खाड़ी एवं खाइयां यहाँ दिखाई देती हैं। तो ये कैम्बियन और गंभीर खाड़ी ये आपको दिख रही है, यही कैनियंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो कैनियन में सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ कहाँ का है, हडसन कैनियन, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। अब इसके बाद में गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ, डीप सी प्लेन्स। डीप सी प्लेन्स ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसन के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। तो ये 3 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक इनकी हमें गहराई देखने को मिल सकती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृतिका और गाद से ढके होते हैं। बताओ मृतिका और गाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो मृतिका और गाद को इंग्लिश में बोला जाता है सी सेडिमेंट्स, क्ले एंड सिल्ट, है ना। सेडिमेंट्स कौन से हो गए, मृतिका क्ले हो गई, और खाद हो गए सिल्ट। आ जाओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त क्या होंगे, डीप सी ट्रेंचेस, डीप, है ना, डीप ओशनिक या ओशनिक डीप्स या फिर ट्रेंचेस इन्हें बोलते हैं। तो ये जो
ओशनिक डीप्स हैं, ओशनिक ट्रेंचेस हैं, ये खाइयाँ हैं, बहुत गर्द हैं। ये आप ये देख पा रहे हैं, ये खाई खाई नीचे जाएँगे तो उसके बाद भी हमें बहुत गहरी-गहरी खाइयाँ देखने को मिलेंगे। तो ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार पर द्वीपीय चापों के आस-पास स्थित होते हैं। द्वीपीय चाप क्या होते हैं? आइसलैंड आर्क। आइसलैंड आर्क को द्वीपीय आर्क बोला जाता है। आइसलैंड आर्क के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वोल्केनो एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है ना? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचालन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ जहाँ पर भी ये ट्रेंचेस हमें गर्त हमें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट है ना, प्लेट्स के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए प्लेट्स की यहाँ पे स्टडी भी की जाती है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें से अकेले 32 तो कहाँ पे हमें देखे गए, महासागर प्रशांत महासागर में देखने को मिले हैं, और 19 कहाँ पे देखे हैं, अटलांटिक ओशन के हमें देखने को मिलते हैं, और 6 हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना। फिर आ जाइए उच्चावच की लघु आकृतियां। ठीक है, अब ये तो हो गए मेजर मेजर लैंडफॉर्म्स हो गए। अब इसके साथ साथ जो मेन जो छोटे छोटे स्थलाकृतियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी स्थल आकृतियां, तो इनको भी देखते हैं। देखो, ये जो छोटी छोटी स्थल आकृतियां ऊपर बताए गए महासागरीय अर्धस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों में प्रमुखता से पाई जाती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? एक मध्य सागरीय कटक पर्वतों को दो श्रृंखलाओं में बनी होती है। ये देखो, पहली हो गई कौन सी? मध्य सागरीय कटक। ठीक है, मिड ओशनिक रिज बोलेंगे इसको। मिड अटलांटिक रिज बोला है, मिड ओशनिक, है ना? तो माइनर रिलीफ फीचर्स के अंदर यहाँ पे पहली कौन सी हो जाएगी? मिड ओशनिक रिज हो जाएगा। तो मिड ओशनिक रिज क्या हमें वहां से देखने को मिलती है? तो मिड ओशनिक रिज कंपोज ऑफ टू चेन्स of mountains separated by large depression. The mountain range can have peak as a high of 2.5 किलोमीटर तक, मतलब ऊपर हो सकती है 2500 मीटर तक हमें ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मैप में आता है, एक बार मैप बोलते हैं, है ना? इधर आओ। देखो, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। यहाँ पर जब हम इसको जूम करते हैं, ठीक है, तो ये आपको रिज दिखाई दे रही है, मिड ओशनिक रिज बोला जाता है इसको। और यहाँ पर क्या है, मिड ओशनिक रिज में आइसलैंड क्या है, एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो ओशंस के ऊपर तक निकल आया है। ठीक है, तो आइसलैंड को ध्यान रख लेना कि एकमात्र ऐसा मिड ओशनिक रिज है जो समुद्री तल के नीचे है, 2.5 किलोमीटर तक ऊपर हो सकता है, मतलब 2500 मीटर तक ऊपर हाई हाई हो सकता है। और आइसलैंड ऐसा हिस्सा है जो ओशन समुद्री तल से भी ऊपर हमें दिखाई देता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो, ये है ग्रीनलैंड, जो ग्रीन नहीं है, इस पर आइस जमी हुई है, और ये है आइसलैंड जिसमें आइस नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मिड ओशनिक रिज जब आप देखेंगे तो ये खाई आपको दिखाई देगी, दोनों गर्त आपको दिखाई देंगे। तो जो ऊपर पड़ के आया ना, बिल्कुल वही सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ना? तो मिड अटलांटिक रिज भी बोला जाता है, मिड ओशनिक रिज भी इसको बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सम इवन रीच अबव द ओशनिक सरफेस, तो ये कुछ है ना ओशनिक सरफेस के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसलैंड क्या है, इसका पार्ट है, जो अटलांटिक ओशन जो इसको प्रूव करता है कि भैया मिड ओशनिक रेंज समुद्री तल से ऊपर भी निकल आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं यहाँ हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए होते हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है, तथा इसमें कुछ समुद्री सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण है आइसलैंड। अभी आपको आइसलैंड दिखाएं, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला, एक सेकंड में वो देखो यार अपन, हाँ सही चल रहा है। समुद्री टीला, कई बार क्या होता है यार, पीछे मैं बोलता रहता हूँ, पीछे रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, दो रिकॉर्ड भी हो रहा है कहाँ? सी माउंट, तो इट इज अ माउंटेन विथ ए पॉइंटेड समिट्स। ठीक है, सी माउंट्स क्या होते हैं? देखो, समुद्री तल में यहाँ पे हमें नुकीले शिखर वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं, जो समुद्री तल के ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागर की सतह तक ये नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये तो देखो मिड ओशनिक रिज, है ना, या फिर मध्य महासागरीय कटक, ये क्या है, ओशन के तट तक पहुंच जाते हैं। तो वो हमें आइसलैंड उसका एग्जांपल मिल गया। और यहाँ पर जो ये समुद्री टीला होता है, इसको समुद्री टीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि समुद्र के अंदर ही रहते हैं, समुद्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचे हो सकते हैं।
एम्परर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में स्थित है, हवाइन द्वीप समूह का विस्तृत है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो हवाईयन आइलैंड कहाँ है वहां देख लेना, तो ये एम्परर समुद्री टीला आपको दिख जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, दिखाऊं क्या, बताओ जल्दी बताओ, देखना चाहते हैं हाँ या ना? हवाईयन आइलैंड, ठीक है। देखो ये हवाईयन आइलैंड हो गया, तो इसी का ये है एम्परर माउंटेन, ठीक है। ये हवाईयन आइलैंड ग्रुप है, पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलेगा। तो यहीं पर क्या है, ये एम्परर माउंटेन्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हवाईयन आइलैंड का एग्जांपल है एम्परर सी माउंट, समुद्री टीला, एम्परर समुद्री टीला, ये हमें हवाईयन आइलैंड ग्रुप में देखने को मिलता है। फिर देखिए सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, ठीक है। जलमग्न कैनियन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियंस हमें कहाँ देखने को मिल रही हैं बताइए, इसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे। ये गहरी घाटियां हैं जिसमें से कुछ तुलना कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से अलग विस्तृत होकर महाद्वीपीय शैल व ढालों की ओर आर पार कटक नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। अब देखो हडसन कैनियन कहाँ लोकेटेड है बताओ, आपसे पूछूं हडसन रिवर कहाँ लोकेटेड है, तो आप बता सकते हैं हडसन रिवर है वहीं हडसन कैनियन होगा, क्योंकि कैनियन जनरली कहाँ बनते हैं, रिवरों में ही बनते हैं, जहाँ पे रिवर होगी वहीं बनेंगे, ठीक है। देखो ये जो यहाँ ये है नॉर्थ अमेरिका का पॉइंट, यहाँ पर हडसन कैनियन लोकेटेड है। एक बार मैं नॉर्थ अमेरिका वाला पॉइंट खोल लेता हूँ। ये तो इंडियन है, इंडिया में तो, यार इंडिया में तो रात हुई कि रात होके निकल गई, अमेरिका में तो रात चालू है, अमेरिका में दिन चालू है, ठीक है। जब हम इसको जूम करेंगे ना तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हडसन रिवर। तो ये हमें देखने को मिल रही है हडसन रिवर हो गई यहाँ पर, और ये हडसन कैनियन का एग्जांपल हो गया यहाँ पर रियो ग्रांडे रिवर। ये तो कुछ और दिखा रहा है यार, कोई नहीं यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी जो कोलोराडो रिवर है उसमें भी ग्रैंड कैनियंस हमें देखने को मिलते हैं, पर आप हडसन रिवर पे देख लेना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर जॉर्ट्स, तीसरा क्या हो जाएगा, जॉर्ट्स हो जाएंगे ये चौथा, मेरे हिसाब से चौथा ही है, चौथा निगमन द्वीप। जॉर्ज क्या हो गए, निगमन द्वीप हो गए। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले मतलब ऐसे टीले होते हैं जिनका शिखर ऐसा चपटा सा होता है, ठीक है। तो बनने की अवस्था क्रमिक अवतल के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। अकेले प्रशांत महासागर में कितने 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निगमन द्वीप उपस्थित हैं। फिर इसके बाद में आ जाइए, पांचवा हो गया प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, ये होते हैं अटूल्स, इस तरीके से गोल हमें देखने को मिलते हैं अटूल, ठीक है। अटूल्स ए डबल टी ओ, नहीं ए टी ओ डबल एस, ठीक है, पांच। तो अटूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ये कोरल रीफ्स के बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली हमें कहाँ देखने छिछले पानी, जो कम गहरा पानी होता है वहां देखने को मिलते हैं। ये इनको प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं, प्रवाल भित्तियों के युक्त आकार के द्वीप है जो गहरे और मन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। इनको मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार को अटूल्स दिखाता हूँ आपको, इससे मैं दिखा देता हूँ। अटूल 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 कुछ भी बोल सकते हो। अब देखो ये आपको दिख रही है आकृति, दिख रही है ये वाली, ये अटूल्स की आकृति है। जनरली क्या होता है, इसमें मैप भी लगाया गया है, मैप नहीं लगाया गया, ब्रिटानिया का खुल गया है तो पूरा आर्टिकल ही दे रखा है क्या इस पर, पूरा आर्टिकल दे रखा है, इसको तो हटा दो यहाँ से। ये जो है ये वाला देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो वॉल्केनिक आइलैंड होते हैं, फिर आइलैंड श्रिंक कर जाते हैं, ग्योट्स बन जाते हैं, बेरी रीफ्स हैं, फिर बाद में जाके ये अटूल्स का निर्माण कर लेते हैं। तो इनका क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से अटूल बने हैं,
सबसे पहले क्या होता है, एक वोल्केनिक आइलैंड होता है, ठीक है? आइसलैंड होता है, फिर ये धीरे-धीरे वोल्केनिक इरप्शन कम हो जाता है। ये क्या होता है, धीरे-धीरे सेट इवेपोरेट हो जाता है, इरोड हो जाता है, ठीक है? हवाओं से और जो भी डिपोजिशंस मेथड्स होते हैं उनसे ये छँटता जाता है, धीरे-धीरे कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ये आइलैंड नीचे की तरफ धँस जाता है। फिर यहाँ पे ग्योट्स बन जाते हैं, ग्योट्स के बाद में बैरियर रीफ हो जाते हैं, अपन ने पीछे ग्योट्स देखे ही हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, समतल लैंड बन जाते हैं, सीधे-सीधे, अभी बात कर रहे थे। फिर ये बैरियर रीफ्स बनती हैं, बैरियर रीफ्स के बाद में अब जो मा अंदर का माउंटेन है वो तो गायब हो जाता है और ये लगून्स लेक रह जाती है, इन्हीं को अटूल बोला जाता है। और ये जब अटूल्स बाद में पूरी तरीके से नीचे फैल जाते हैं तो इन्हें सी माउंट्स बोला जाता है। तो पूरा एक प्रोसेस है, इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने में काम करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। हालाँकि आप वैसे भी समझदार हैं, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पर, अटूल्स हो गए, अटूल, ठीक है? तो ये या कभी-कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेरे हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा महासागरीय जल का तापमान, तो अपन क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से ये महासागरीय जल का तापमान टेम्परेचर से करेंगे और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, जहाँ से क्या होगा आप एग्जाम क्रैक कर सकें। और लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बाय।